Namaskar and welcome to Curiously Education. You're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावानी. डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली लेट मी एक्सप्लेन द व्हाई ऑफ दिस सीरीज. खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये सीरीज जो है ये क्यों डिज़ाइन की गई है और कौन कौन सी चीज़ें ये सीरीज अचीव करना चाहती है. Number one, it will help you with your critical analytical skill. It is a very rare skill, but it is a very highly valued skill. बहुत ही important है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन में जो मेंस एग्जामिनेशन होती है, जो इंटरव्यूज होते हैं, उनको आंसर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इस स्किल पर काम करें. नंबर टू, ओवरऑल आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों स्टेजेस में आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा एज प्रोवाइड करेगी ये सीरीज़. और इसी के साथ यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ दैट डियर फ्रेंड्स, ये सीरीज़ जो है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है. राइट, तो अब आपको पता चल गया द इंपॉर्टेंस एंड द वाई ऑफ दिस सीरीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 टॉपिक्स दैट वी हैव ऑन आवर टेबल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Evaluate the impact of excessive secrecy and delays in releasing military records on India's ability to learn from past conflicts and preparing for future challenges. हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर छुपा हुआ है. लेट्स लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड. IDF, वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है ऑन 7 अक्टूबर अटैक. 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ ना इजराइल पर, तो इस अटैक पर, इस आतंकवादी हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स ने रिपोर्ट तैयार किया है. एक 19 पेज का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से हमास का ये जो अटैक हुआ था उसको IDF रोक नहीं पाई. इट्स बेसिकली ए रिपोर्ट ऑन फेलियर्स. देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें नज़र आता है दैट इज़ कि चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो और चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, फेलियर हमें पसंद ही नहीं है. भले ही हम फेल होते रहें, हम फेलियर से मुंह छुपाते हैं. जब तक हम ये चीज़ करते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. देखिए, दुनिया की दूसरी जो आर्मीज़ हैं, जो मिलिट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही है. यहाँ पर इजराइल की मिलिट्री जो है, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनका फेलियर रहा है कि वो 7 अक्टूबर के अटैक को रोक नहीं पाए. इस अटैक की वजह से 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 250 जितने हॉस्टेजेस जो हैं वो हमास लेकर गया. और उसके 1-2 दिन के बाद ही ये हमास और इजराइल का युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसको लगभग 1.5 साल जितना वक्त जो है वो हो चुका है. डियर फ्रेंड्स, हमास का ये जो अटैक हुआ, इस पर ये रिपोर्ट ये कहता है कि इजराइल को इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था, इसका ख्याल ही नहीं था कि इस प्रकार का अटैक जो है वो हो सकता है. एक भ्रम में इजराइल जी रहा था, एक फॉल्स बिलीफ में जी रहा था कि 2021 में जो एक गाज़ा वॉर हुआ था, तो उस वॉर में जो डिटरेंस क्रिएट किया था, तो उसकी वजह से इजराइल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहा था. लेकिन ये फॉल्स बिलीफ जो है ये 7 अक्टूबर को फेल हो गई. अगर और गहराई में इस विषय में जाएं तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि अगर आप देखेंगे तो 7 अक्टूबर के अटैक के कुछ महीने पहले से इजराइल में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहे थे. बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो सरकार के एक डिसीजन से नाराज़ थे और इस नाराज़गी की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया. इट वाज अबाउट सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको स्नैच करने की कोशिश जो है वहाँ की पार्लियामेंट ने की थी. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ. तो इसकी वजह से भी ऐसा हुआ था कि इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर जो डिफेंस, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसमें बहुत सारा गैप जो है वो देखने को मिला. लेकिन एक फॉल्स बिलीफ, एक भ्रम तो था ही इजराइल के अंदर कि हमें कुछ नहीं हो सकता, और हो गया. 5000 जितने हमास के टेररिस्ट, जस्ट इमेजिन कि अब इजराइल के पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं,
ड्रोन्स उनके उड़ते रहते हैं, राइट। दुनिया के दूसरे देशों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला देश जो है वो अपने ही बगल में 5,000 जितने हमास के टेररिस्ट इकट्ठा हुए, उनका प्लान चल रहा था, ये सारी चीज़ें चल रही थी, उनको कुछ पता नहीं चला, राइट। और जो गाज़ा डिवीज़न है, तो गाज़ा डिवीज़न की जो आईडीएफ की फोर्स है, तो उसको हरा कर ये 5,000 जितने टेररिस्ट जो हैं वो बॉर्डर को ब्रीच करते हुए अंदर घुसे। एयरफोर्स वॉज क्वाइट एक्टिव, लेकिन ऊपर से जो फाइटर जेट्स हैं उनको पता ही नहीं था कि नीचे सिविलियन कौन है और टेररिस्ट कौन है, तो इसकी वजह से एयरफोर्स जो है वो भी कुछ नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ों की वजह से आईडीएफ के जो चीफ हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि आई फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स। और इन्वेस्टिगेशंस जब इस प्रकार की होती है ना, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कहाँ पर फेल हुए, फेलियर क्यों हुआ, कहाँ पर हुए, कौन कौन से रीज़न से, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। और इन चीज़ों के माध्यम से फ्यूचर में इस प्रकार के फेलियर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू मिलिट्री सक्सेसेस, क्यों आप सक्सेसफुल रहे और क्यों आप फेल हुए, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलती हैं। जो हमारी डॉक्ट्रिन होती है उसको और रिफाइन करने का काम करती है, और फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसके लिए हमें और ज़्यादा प्रिपरेशन करने का जो मौका है, वो भी हमें, जो नॉलेज है वो भी हमें इसी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन से मिलता है। यूएसए भी इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो करता है। जो यूएसए का विड्रॉवल रहा अफगानिस्तान में, तो इस चीज़ को लेकर अफगानिस्तान वॉर कमीशन सेटअप किया गया, और ये कमीशन जो है वो पिछले 20 सालों में जो यूएसए ने जो जो चीज़ें की अफगानिस्तान में, ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहा है। और इस कमीशन ने, इसके रिपोर्ट ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया है कि जो इवैक्यूएशन का जो पूरा एक मिशन था, तो उसमें डिलेज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फ्लोज जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाईलाइट किए हैं। तो यूएसए भी अपने फेलियर से सीखता है। हमारे देश की बात करें, ईगो हमारे यहां पर थोड़ा बहुत ही ज्यादा रहता है। इंडियाज रिकॉर्ड ऑफ मिलिट्री डॉक्यूमेंटेशन, इस पर हम नजर डालें तो हमेशा डिलेड, राइट, देरी, सीक्रेसी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। 1965 का जो युद्ध था, इसका इतिहास 46 ईयर्स के बाद पब्लिश किया गया। 1971 का जो युद्ध है, इसके साथ जुड़ी हुई चीजें 2014 में पब्लिश की गई। एक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट आया था, और इस रिपोर्ट में जो इंडिया चाइना वॉर है 1962 का, तो इसके साथ जुड़ी हुई जो क्लासिफाइड चीजें हैं, बहुत सारी चीज़ें आज भी क्लासिफाइड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लीक हुई थी, और एक नेविल मैक्सवेल नाम के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को, कुछ पोर्शंस जो हैं इनको लीक किया था। तब जाकर पता चला कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें हुई थी। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर फेलियर्स। कारगिल रिव्यू कमेटी की बात करें तो इसका जो मैंडेट था, इसको जो लक्ष्य दिया गया, वो सिर्फ यही था कि आप रिव्यू कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंकर्जन जो है वो हुआ, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं उसके इवैल्यूएशन को लेकर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी जो है ये कारगिल रिव्यू कमेटी को नहीं दी गई थी। तो अगेन द सेम थिंग, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम आवर फेलियर्स, वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू आवर फेलियर्स, एंड इट्स नॉट लाइक वी हैव फेल्ड ऑल द टाइम। ये ऑफ कोर्स मींस, देखिए, कारगिल युद्ध हम जीत गए, लेकिन पाकिस्तान के ये जो इंट्रूडर्स हैं वो हमारे अंदर ये कारगिल के पोर्शन तक पहुंच गए, उसके बारे में हमें पता नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड, यू नो, इसके लिए युद्ध करना पड़ा। तो उन्होंने ये गैप देख लिया था ना पाकिस्तानियों ने, तो इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, देन दिस इज ए फेलियर। 1971 का जो युद्ध है, तो इसके साथ जुड़े हुआ बहुत सारा रिकॉर्ड जो है ये इमीडिएटली आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉय किया गया। अब कारगिल के बारे में बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आर्मी को डायरेक्ट किया था, आदेश दिया था कि आप कारगिल अकाउंट को फिर से रीराइट करें। सो न्यू रूल्स बार रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम पब्लिशिंग विदाउट परमिशन। जो हमारे बहुत सारे ऐसे आर्मी के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, राइट, जो टॉप पर बैठे हैं, आर्मी चीफ, रिटायर्ड आर्मी चीफ, अगर कोई किताब लिखना चाहते हैं, अपने मेमोइर्स लिखना चाहते हैं, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे आर्मी चीफ्स के द्वारा लिखी गई किताबें जो हैं, तो या तो उनको हेल्डअप किया गया है, या तो फिर उन पर सरकार जो है वो क्लियरेंस नहीं देती। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी डिस्टॉर्ट्स नरेटिव्स एंड बायसेस अकाउंट्स। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन रिस्क लूजिंग एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो हमारे इतिहास से हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं,
जब आप ये चीज़ें पब्लिश ही नहीं करोगे तो फिर हमारी जो मिलिट्री है वो चीज़ों को कैसे सीखेगी. सो दिस आर द थिंग्स राइट दैट ये सारी चीज़ें जो है सीक्रेसी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर future preparedness. Moving on to the second topic, dear friends, critically analyze how DeepSeek's low-cost AI model challenges India's dominance in the global IT sector and suggest measures to counter this threat. As we all know कि DeepSeek जो है इसने एक disruption create किया है. चैट जीपीटी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, डीप सीक जो है वो बहुत ही कम राशि में एक नया एआई मॉडल, लो कॉस्ट एआई मॉडल दुनिया के सामने आ चुका है और इसने ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है. जो एक एक्सपेंसिव कंप्यूटेशनल पावर की वजह से आप नहीं कर पाते, ये सारे लिमिटेशंस को ओवरकम किया है डीप सीक ने. और ये जो जनरेटिव एआई है इसकी वजह से अब क्या होगा पता है, जो लैंग्वेज बैरियर है, जो स्किल का बैरियर है, ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर रहा है जनरेटिव एआई. और भारत का जो कॉस्ट इफेक्टिव लेबर लेड आईटी मॉडल है इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है ये डीप सीक साबित हो सकता है. अब तो डीप सीक आ चुका है तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे. यू हैव टू लर्न टू प्ले विथ इट. डीप सीक स्ट्रेंथन्स चाइनाज पोजीशन इन एआई. और अब आईटी सर्विसेज में, आईटी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एआई ड्रिवन ऑटोमेशन से होगी. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, बहुत सारी जो चीज़ें जिसको करने के लिए आपको लोग बिठाने पड़ते हैं अब वो ऑटोमेशन से हो जाएगी. तो इस प्रकार के और खास करके हमारे देश में जो ज़्यादातर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो काम यहाँ पर आता था, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, आईटी के साथ अच्छा उनका एक रैपो है, या फिर आईटी इन द सेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन जनरल टेक्नोलॉजी के साथ टैक्स हेवी लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वेल एजुकेटेड हैं. तो और उनकी सैलरी भी कंपैरेटिवली यूएसए, जर्मनी, यूके के जो आईटी सेक्टर के लोग हैं उसके कंपैरिजन में 20% 30% जितनी होती है. तो ये बीपीओ का काम जो यहाँ पर आता था अब ये काम डीप सीक के माध्यम से हो जाएगा. So there are a few lessons that we can learn from this thing. Number one is research and development. I remember कुछ दिनों पहले हमारा एक जो टॉपिक था, एक विषय था, तो उस पर जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज R&D. डीप सीक ने हमें यही चीज़ें सिखाई है कि चाइना ने जो R&D पर रिसर्च किया तो उसकी वजह से वो इतना अच्छा एक एआई मॉडल लेकर आ सके. आपके पास सरप्लस रिसोर्सेस हैं, इन्वेस्ट इन इनोवेशन. जो कुछ ऐसे हमारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कहते हैं कि भाई 24 आवर्स काम कीजिए, 7 दिन काम कीजिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं ना, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, अपना बेस्ट वक्त जो है वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एनकरेज रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टॉलरेंस फॉर फेलियर. ये एक चीज़ जो है वो अगर हम सीख जाएं, फेलियर को डाइजेस्ट करना, फेलियर को एक्सेप्ट करना. और फेलियर जो है इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ या फिर एंड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, करियर, एक्सेट्रा. इफ यू हैव फेल्ड इन समथिंग दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू हैव ट्राइड एट लीस्ट. ये एटीट्यूड जब हमारे बिजनेसेस में आएगा देन वी विल बिकम अनबीटेबल. हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं, हमें लॉन्ग टर्म इनोवेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है. R&D चैलेंजेस की बात करें, एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है R&D को लेकर ये बहुत ही कम है. चाइना 2.43% अपनी जीडीपी का, इसमें यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, चाइना की जीडीपी की साइज़ जो है इट इज़ क्वाइट बिगर देन अस. राइट, सो यू कैन, उनकी इकोनॉमी की साइज़ हमसे बड़ी है तो उनका 2.43% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. इसी के साथ एडवांस्ड रिसर्च और टॉप टैलेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. और हमारे यहाँ पर आज भी ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें, सर्विसेज में करें. दोनों चीज़ें जो हैं दे आर कॉम्प्लेक्स. आप कोई फ़ोन जो है वो सिम कार्ड के बिना नहीं बेच सकते. राइट, वो कोई काम करेंगे. और सिर्फ जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो एक फ़िज़िकल फ़ोन के बिना कोई काम की नहीं है. तो आप एक प्रोडक्ट बता दीजिए, आप एक सर्विस बता दीजिए जिसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट या फिर थोड़ी बहुत सर्विसेज इन्वॉल्व ना हो. सो दोनों का जो एक लिंकेज है इसको हम यहाँ पर देखते नहीं है. तो वी नीड टू फाइंड ए प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए. एंड वी नीड टू बिल्ड वर्कफोर्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एआई को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, ऐसी वर्कफोर्स हमें यहाँ पर तैयार करनी है. दिस इज़ द सॉल्यूशन. अब हम डीप सीक को चैलेंज करने वाला कोई मॉडल बनाए तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ ए गुड आइडिया.
what we can do is we can create the best DeepSeek users, we can create the best chat GPT users in our country. एंड देन और अलग अलग क्षेत्रों में इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये चीज़ अगर हम कर लें देन एज वेल इट इज़ वेरी गुड फॉर अस. देयर इज़ वन थिंग जिसमें हमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और ज़्यादा वक्त और एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग. राइट, इसमें अभी नेक्स्ट आने वाले ऐसा कहते हैं कि 5-10 सालों के बाद जो ज़माना होगा 10 सालों के बाद, दैट विल बी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. तो वी नीड अभी से इस पर फोकस करने की ज़रूरत है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नंबर 3, इवेल्युएट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डंग बेस्ड बायो CNG एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स in reducing carbon emissions and enhancing soil fertility. अब सही, हर साल हम 22 मिलियन टन्स LNG को इंपोर्ट करते हैं. हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है इसका 46% हम इंपोर्ट करते हैं. ओके, रही बात फर्टिलाइजर्स की, देन वी इंपोर्ट 8 मिलियन टन्स फर्टिलाइजर्स एवरी ईयर. जो रिक्वायरमेंट है इसका 31% जितना हम इंपोर्ट करते हैं. अब इतना सारा अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेचुरली हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो स्ट्रेन होता है. और इसके साथ साथ अगर कोई दुनिया में इश्यू हो गया, फॉर एग्जांपल ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन आ गया, प्राइस फ्लक्चुएशन आ गया, तो इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पर हमें देखने को मिलती है. इसी के साथ वी ऑल नो फॉसिल फ्यूल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को बिगाड़ते हैं और एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी हैम्पर करते हैं या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं. अब हमारे देश में डंग की बात करें, डंग का मतलब होता है गोबर. ओके, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वी कैन टॉक अबाउट गोबर एंड इट इज वेस्ट में से वेल्थ जनरेट करना अगर सीखना है तो स्कैंडिनेवियन देशों में से आप सीख सकते हैं. इंडिया हैज़ 303 million cattle and buffaloes producing 1,271 million tons of dung annually. और ये जो गोबर है इसका सॉल्यूशन, इसका जो इस्तेमाल है वी कैन डू फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. आपने कई बार गोबर गैस के बारे में सुना होगा. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, तो एक बार गांव में गया था तो हमारे एक रिलेटिव जो हैं उन्होंने आज से लगभग 20-25 साल पहले, इट माइट बी मोर देन 25 ईयर्स, उन्होंने ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक गोबर गैस का जो प्लांट है वो पूरा तैयार किया था एंड इट वाज वर्किंग वेरी वेल. तो एक लंबे समय से ये चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है. तो डंग ऑफर्स सॉल्यूशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, नंबर 1, एंड नंबर 2 नेचुरल फर्टिलाइज़र भी आपको इसमें से मिल जाएगा. तो दो चीज़ें जो हम इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी अमाउंट पे करके इंपोर्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन हमें तो सिर्फ गोबर में से मिल जाते हैं. करंट डंग यूटिलाइजेशन की बात करें तो 35% जितना जो है वो ट्रेडिशनल फ्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे देश में, और 65% जितना जो है वो रहता है वी अवेलेबल फॉर मैन्यूरिंग. ठीक है, अब दोस्तों ये जो मैन्यूर के तौर पर हम यूज़ करते हैं इससे 2.64 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.16 मिलियन टन फॉस्फोरस और 2.48 मिलियन टन पोटेशियम जो है वो सॉइल में ऐड होता है. यू कैन इमेजिन कि हमारी सॉइल को कितना हेल्थी रखता है ये. इसी के साथ साथ अगर हम ये डंग जो है इसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करें, राइट, देन वी कैन क्रिएट 21.8 मिलियन टन्स ऑफ बायो CNG. और ये जो बायो CNG है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 31.9 बिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो ये बायो CNG से हम लगभग 60% जितना जो एमिशन है उसको कम कर सकते हैं. एंड 3.4 मिलियन टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जनरेट किया जा सकता है. तो हमारा जो इंपोर्ट है ना इसको हम 43% जितना कम कर सकते, जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसको 43%, लगभग 50% जितना हम इसको कम कर सकते हैं. इसी के साथ जब हम डंग को प्रोसेस नहीं करते हैं तो इसमें से मीथेन निकलता है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली प्रोसेस कर लेते हैं तो इसमें से मीथेन एमिशन जो है इसको कम किया जा सकता है और इसकी जो स्लरी रहती है ये सॉइल के स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है. एक लंबे समय तक ये हाउस होल्ड लेवल पर ये बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ फीड स्टॉक कंस्ट्रेंट. लेकिन अब सरकार जो है में एक पॉलिसी शिफ्ट की तरफ फोकस कर रही है कि कैसे कॉमर्शियल स्केल पर डंग को प्रोसेस किया जाए
और डंग कलेक्शन के प्रॉपर मॉडल्स को हमें जनरेट करना होगा। इसी के साथ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए बायो एनर्जी फैसिलिटीज़ के लिए, और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कोई नई चीज़ें अगर हम इसमें ऐड करेंगे, देन वी कैन अचीव द टारगेट्स दैट वी वांट टू अचीव एंड वी कैन रिड्यूस आवर imports significantly. Moving on to the next topic, my dear friends, the fourth topic of the day. This one is about India and USA. Critically analyze the impact of Trump's reciprocal tariffs on Indian exports and evaluate India's strategic options to mitigate losses. ट्रंप साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल से इंडिया जो है, इंडिया से जो चीज़ें यूएसए आएगी या फिर इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इन पर यूएसए टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर देगा। और सिटी रिसर्च का एस्टिमेट ये है कि इसकी वजह से एक साल में इंडिया को लगभग $7 बिलियन का नुकसान होगा। यूएसए और इंडिया के ट्रेड की बात करें तो ये $150 बिलियन का ट्रेड दोनों देश एक दूसरे के साथ करते हैं। बायलैटरल ट्रेड इतना है और इट इज़ हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स आवर साइड। इंडिया का 45.7 बिलियन का सरप्लस है। अब भारत ने एक प्रॉमिस भी की है कि वी आर गोइंग टू बाय मोर स्टफ फ्रॉम यूएसए, लेकिन यहाँ पर देखिए यूएसए यहाँ पर कंप्लीटली गलत भी नहीं है। जो चीज़ें यूएसए से हमारे देश में आती हैं तो उस पर ऑन एन एवरेज 11% जितना टैरिफ जो है वो हम लगाते हैं। जो चीज़ें हमारे देश से यूएसए में जाती हैं तो उस पर ऑन एन एवरेज 3% जितना ही टैरिफ जो है वो यूएसए लगाता है। तो यूएसए कंप्लीटली गलत भी नहीं है कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है वो उनके प्रोडक्ट्स पर हम लगाते हैं। ट्रंप साहब ने कई बार चिल्ला कर ये भी बात बताई है कि कार्स पर 100% टैरिफ, इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर 150%, फूड आइटम्स पर 68%, फुटवेयर पर 15 से 20% इतना टैरिफ जो है वो भारत लगाता है। यूएसए की कंपनीज के लिए यहाँ पर सामान बेचना जो है इट्स नॉट दैट इजी। लास्ट मंथ जब ट्रंप साहब को मिलने के लिए मोदी साहब जाने वाले थे, उससे पहले ही भारत की सरकार ने एडवांस में टैरिफ्स जो हैं उनको रिड्यूस किया। लास्ट बजट में हमें ये चीज़ देखने को मिली। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए को ये भी प्रपोजल दिया है भारत ने कि वी आर गोइंग टू बाय मोर ऑयल, मोर गैस एंड मोर मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम यू। तो ये जो ट्रेड में एक इम्बैलेंस है, जो सरप्लस हमारी तरफ है, बहुत ज़्यादा हमारी तरफ है, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए भारत ने ये प्रपोजल रखा है। लेकिन ट्रंप साहब जो है इज़ नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स दैट ईजिली। उन्होंने क्लियरली ऐलान कर दिया है कि इंडिया का भी नाम लिया। कांग्रेस को जब उन्होंने एड्रेस किया तो बहुत सारे देशों का नाम लिया, तो भारत का नाम जो है उसमें लिया गया था। तो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, राइट, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉपर एक बिजनेसमैन जो है, मीन्स एक जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल बिजनेसमैन जो है उसकी तरह वो सोचते हैं कि भाई मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है इसमें, राइट। वो क्लियर कट इस चीज़ को लेकर चीज़ें ऑपरेट करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजी जो है, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भारत को फोकस करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली इस सीरीज़ को देखते हैं, आई एम श्योर आपको ये स्ट्रेटेजी पता है क्योंकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है। नंबर 1, किसी भी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूएस की सरकार के साथ फिलहाल हमें साइन नहीं करना चाहिए। अवॉइड साइनिंग एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एज ट्रंप डिस्कार्ड्स देम। कनाडा के साथ यूएसए का एक था ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, मैक्सिको के साथ था। ये सारी चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। नंबर 2, स्क्रैप टैरिफ्स ऑन 90% ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स अंडर एग्जिस्टिंग एफटीएज। अभी जो हमारा ट्रेड होता है यूएसए के साथ, तो उसमें से जो चीज़ें वहाँ से आती है ना, तो 90% जितनी चीज़ों पर से आप टैरिफ जो है उसको हटा दीजिए या फिर कम कर दीजिए। और वे सारे देश जैसे कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, तो चलो चाइना को साइड में रखते हैं, लेट्स फोकस ऑन कनाडा। तो कनाडा पर जिस प्रकार से टैरिफ्स लगाए हैं यूएसए ने, तो बहुत सारी ऐसी कनाडा की चीज़ें हैं जो हम भी दूसरे देशों से मंगवाते हैं। वो कनाडा जो है वो ये सारी चीज़ें यूएसए को बेचता था, लेकिन अब टैरिफ है तो उनके लिए वो बेचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें व्हाट वी कैन डू इज़, जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, ट्रंप के द्वारा अफेक्टेड कंट्रीज़, इनके साथ हम एक डायरेक्ट डील जो है वो कर सकते हैं और इन सारे सामान को डायरेक्टली यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। ये जो टैरिफ्स लगेंगे इससे फार्मा, स्टील, एल्यूमिनियम, ज्वेलरी, एग्री प्रोडक्ट्स, ये सारे अलग अलग बिजनेस को काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। ऑटो सेक्टर जो है वो अभी तक अंडर प्रोटेक्शन में रहा है। अब ऑटो सेक्टर को प्रोटेक्शन में से निकालने की ज़रूरत है। पता है क्यों?
हमारी सरकार ने ये चीज़ इसलिए की है ताकि हमारी जो देसी कंपनीज हैं वो थोड़ा ये लेसन सीख सके, वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन कितने सालों तक हम इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे? मेक्सिको आप देखिए 3.5 मिलियन कार्स एन्युअली एक्सपोर्ट करता है, राइट। साउथ कोरिया की जो hyundai हैं इज़ यूएसए's फोर्थ लार्जेस्ट कार मेकर, और हमारे देश का देखिए हम 0.7 मिलियन कार्स एन्युअली, 7 लाख जितनी कार्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे कंपैरिजन में दूसरे देश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कार्स जनरेट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब वी नीड टू मीन्स अभी हमारी थोड़ी कंपनीज को थोड़ा कंपटीशन फेस करेगी, तो टफ कंपटीशन आएगा ना थोड़ा, तो वो भी सीखेंगे। कंपटीशन इज़ नॉट बैड, कंपटीशन इज़ गुड, और वर्ल्ड वॉन्ट वेट फॉर इंडिया टू अडेप्ट, वी नीड टू स्पीड अप, राइट। मूविंग ऑन to the last topic, yet important topic of the day, right? Evaluate the role of political consensus in addressing the contentious issue of delimitation and ensuring equitable representation for all states. ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर हमने इससे पहले आई थिंक 2 या 3 बार तो डिस्कशन कर ही ली है। डीएमके के चीफ हैं स्टालिन साहब, तो उन्होंने डीलिमिटेशन वाला इश्यू जो है उसको उठाया, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, खास करके जो सदर्न स्टेट्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं तो उनको ज़्यादा लोकसभा की सीट्स मिलेगी, और साउथ के जो स्टेट्स हैं तो उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा और इसकी वजह से उनको पीनलाइज किया जाएगा। तो डीलिमिटेशन जो है इसको सदर्न स्टेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की पेनल्टी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमने तो अच्छा काम किया, जो बर्थ रेट है उसको कम किया, और अब हमारी सीट्स जो हैं वो कम है कि दिस इज़ नॉट फेयर फॉर अस। हिंदी बेल्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनका ये क्लेम है कि भाई पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उतने एमपीज भी चाहिए ना रिप्रेजेंट करने के लिए। एवरेज अगर हम देखें तो केरला का एक एमपी जो है वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, राजस्थान में एक एमपी जो है ये 33 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके चैलेंजेस हमने देखे थे कि एक्सेसिबिलिटी जो है दोनों तरफ से बहुत कम हो जाती है व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस मेनी पीपल। नाउ द थिंग इज सदर्न स्टेट्स जो हैं उनका TFR जो है इट इज़ लोअर, इट इज़ समवेयर बिटवीन 1.7 to 1.8 कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 1.9 to 2। बिहार जो है इसका TFR थोड़ा ऊपर है, 3 के अप है। यूपी जो है इट इज़ समवेयर बिटवीन 2.35 और इसमें भी ड्रॉप हो रहा है। तो जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं उनका भी पॉइंट काफ़ी लॉजिकल है। उनका कहना यह है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट इज़ बिकॉज ऑफ हिंदी बेल्ट्स हायर TFR। तो हमने तो यंग ब्लड को इन्फ्यूज़ किया है देश की सिस्टम में, देश में, और वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो आने वाले 2 दशकों तक हमारी जो है वो यंग रहने वाली हैं। तो इसमें भी हिंदी बेल्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी बात उनकी सही है। नाउ द थिंग इज, अगर नॉर्थ में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टीज़ हैं जो बीजेपी के ओपोजिशन में बैठती हैं। साउथ की कुछ पार्टीज़ के साथ उनका कोएलिशन भी रहता है, उनके साथ एक झुकाव भी रहता है। तो इन्होंने डीलिमिटेशन के बारे में क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाई? और 1971 वाला जो बेस ईयर है उसको आज एक्सेप्ट करके इतने लंबे समय तक हम चल रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो भी हम करें वी नीड टू फाइंड द आंसर फॉर डीलिमिटेशन कि इसकी प्रोसेस को स्मूथली कैसे किया जाए। लेकिन वन थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पॉलिटिकल कंसेंसस। जो भी करें पॉलिटिकल कंसेंसस से होना चाहिए, सबकी हाँ के बाद ही इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ अभी 2026 का जो एक डेडलाइन रखा है ना, मीन्स जो एक कानून जो है तो उसमें ऐसा है कि 26 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसमें हम इसको ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करेंगे। तो अब क्या करने की ज़रूरत है कि 2031 का सेंसस जो है, मीन्स अभी तक देखिए 2021 में जो सेंसस होने वाला था तो ये नहीं हुआ कोविड की वजह से, लेकिन आज तक इसको क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया? तो बीजेपी शुड अनाउंस डीलिमिटेशन अप्लाइज ओनली आफ्टर 2031 सेंसस। अभी इस साल या फिर अगले साल अगर हम सेंसस भी करते हैं तो भी वी शुड मेक श्योर कि जो चेंजेस होंगे वो 2031 के सेंसस के बाद ही हम करेंगे। लार्ज स्टेट्स जो हैं उनकी सीट्स अगर बढ़ती हैं
तो उसमें प्रोपोर्शन भी प्रॉपर होगा, लेकिन इसी के साथ साथ जिन स्टेट्स की सीट्स कम होती हैं तो उनको क्या कॉम्पनसेट कैसे किया जाए, तो एक सॉल्यूशन ये है कि उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो दी जा सकती हैं. सो कंसेंसस हमें चाहिए, और जो जो पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं उनके अधिकारों को भी बैलेंस में रखना है, और जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी को भी बैलेंस में रखकर चलना है. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, इसका कोई एक आंसर नहीं है. वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द सोल्यूशन. पॉलिटिकल पार्टीज इस पर डिस्कशन करेगी कि क्या इसका एक विन विन सिचुएशन वाला सॉल्यूशन निकालें. जैसे जैसे इस विषय में हम गहरे उतरते जा रहे हैं तो एक चीज़ नज़र आ रही है, और एक जो क्लियर बात पता चल रही है कि एक इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कंसेंसस, राइट. ये नंबर 1 होना चाहिए. अब नंबर 2, नंबर 3 आने वाले दिनों में हम ढूंढ ही लेंगे. अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं तो उनकी राय लेंगे और देखेंगे कि क्या सॉल्यूशंस उनके पास हैं. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.